The first article says that the national song debate, a reading between the lines. Okay, so first of all, I'll give you the background of this article. What is the background of this article? This article highlights that, first of all, Government of India recently has allocated around 10 hours for debate around the national song. Why? Because 150th anniversary of national song recently. Okay, 150th anniversary of the national song Vande Mataram. I have already told you in the previous classes that who composed this national song and what was the purpose of its composition. Now today all I will highlight are some facts related to national song Vande Mataram. Okay, now please understand, in 1937, for the first time, there was a meeting of Congress Working Committee, CWC, Congress Working Committee. The question was whether Vande Mataram shall be adopted as national anthem or not. Okay, in totality it has so many stanzas, but Congress Working Committee decided that we will delete all the stanzas, first two stanzas which talk about greatness of the country, which talk about purity in the air, purity in the water, etc etc. They will be kept, उनको रखा जाएगा. ठीक है. अब वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की गई कि इस गाने की तरफ एक पावरफुल सेंटीमेंट था कि इसको नेशनल एंथम जो है कंट्री का बनाया जाए, बट देन प्रॉपरली इसमें कोई डिसीजन जो है वो नहीं हुआ. ठीक है. और अभी पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट करने का क्या पर्पस है? एक इशू जो 1937 में सेटल हो चुका, तो अभी इसके ऊपर डिबेट करने का क्या पर्पस है? ये इस आर्टिकल में मेनली हाईलाइट किया गया और थोड़े से बेसिक फैक्ट्स दिए गए कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पास हुआ तो मुस्लिम लीग ने भी इसको प्रॉपरली सपोर्ट किया. ठीक है. और ये बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, ये एक जर्नल बंगदर्शन, ओके, 1875 में एक ये जर्नल में भी पब्लिश हुआ. उस जर्नल का नाम भी मेंशन किया गया है, बंगदर्शन. बंगदर्शन. ठीक है. जब आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा तो आप पीडीएफ में बड़ा क्लियरली पढ़ पाओगे. मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर लिया है कि एक जर्नल बंगदर्शन है जिसमें ये मेंशन भी किया गया. ठीक है. और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 एक्ट जब हुआ 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेचर कमिटमेंट किए गए. पॉलिटी में बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा. लेकिन बाद में इलेक्शन सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हुआ. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जब इलेक्शंस हुआ, मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस में कांग्रेस की मेजॉरिटी आई. ठीक है. उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी कई सारे प्रोविंसेस में जो है वो कई सारे प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग का भी जो है गवर्नमेंट बना. ठीक है. फाइनली जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसमें अगर आप मेंबरशिप देखोगे तो 208 मेंबर्स वर फ्रॉम कांग्रेस. ओके. देन also 73 members were from Muslim League, 73 members were from the Muslim League and बाकी others से 15 members were from the others. ठीक है. ये हो गए इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड के साथ कुछ मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट से भी नॉमिनेटेड थे, प्लस 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. तो अगर आपने पॉलिटी बेसिक्स अच्छे से पढ़ा है तो टोटल ऑफ 389 मेंबर्स थे. अब यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से एक इलेक्टेड बॉडी थी, वो पूरी तरह से एक नॉमिनेटेड बॉडी थी, या वो पार्टली इलेक्टेड या पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी? तो आंसर, द करेक्ट आंसर वाज दैट इलेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था दैट वाज पार्टली इलेक्टेड. कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. ठीक है. ये सारा इसमें डिस्कशन किया कि इतना इंक्लूसिव जो हमारा बॉडी था, इसने भी कभी ये डिस्कशन नहीं किया क्या इसको नेशनल एंथम बनाया जाए या नहीं बनाया जाए. ठीक है. फाइनली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया, तो उसमें बाद में डिस्कशंस हुए कि नेशनल सॉन्ग किसको बनाया जाए और नेशनल एंथम किसको बनाया जाए. 3 सॉन्ग्स का कंसिडरेशन हुआ नेशनल सॉन्ग के लिए. ठीक है. एक हमारा जो जन गण मन है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. एक है वंदे मातरम, ठीक है, विच इज कंपोज्ड बाय अगेन रविंद्रनाथ टैगोर. एंड एक है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, विच वॉज कंपोज्ड बाय सारे जहां से अच्छा वॉज कंपोज्ड बाय अलामा मोहम्मद इकबाल.
बट सिंस अलामा मोहम्मद इकबाल की लेटर एजेस में, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इनकी एलियनेशन जो है, इनकी जो इंक्लिनेशन है, दैट वेंट टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ पाकिस्तान विच ही लेट इन हिज लेटर स्टेजेस स्टार्टेड सपोर्टिंग। ठीक है, इसलिए सारे जहां से अच्छा को हमने डिस्कार्ड किया। ठीक है, और वंदे मातरम को हमने ये कहा कि ये बहुत अच्छी प्रेज है धरती की, एनवायरमेंट की। ठीक है, लेकिन जनगण मन जो है वो प्योरली कंट्री का स्पिरिट रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली यूनानिमसली ये डिसीजन लिया गया कि इसको नेशनल एंथम बनाया जाए और इसको नेशनल सॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक एक्ट पास हुआ जिस एक्ट के तहत हमको अपने नेशनल सिंबल्स की, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की या नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है। उस देन देयर वाज वन एक्ट। ठीक है, उस एक्ट के तहत हमको पूरे अपने जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स, उनकी थॉरोली क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। उस एक्ट का नाम भी मेंशन्ड है इस आर्टिकल में, दैट इज नेशनल ऑनर्स एक्ट। दैट इज नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971। इस एक्ट ने कहा कि यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स। ठीक है, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट को ही क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट ने क्या कहा कि हमारे पास जो है इन सारे नेशनल सिंबल्स को रेस्पेक्ट करने के लिए ये हम क्या बनाएंगे, एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाएंगे। सो आर्टिकल 51 clause A was added and the chapter in part 4 of the constitution, part 4A of the constitution. ठीक है, and that part was fundamental duties. That part was fundamental duties. ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी होगी कि आपको नेशनल सिंबल्स को, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को और नेशनल जितने भी हमारे आइडियाज हैं उनको क्या करना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा। दिस वाज बेसिकली आवर This is brief what has been given in the article.